स्टूडेंट, मैं हूं प्रवीण और आपका स्वागत है सिटी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और राष्ट्रवाद का अर्थ पढ़ा था हमने। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का अर्थ जो मैंने आपको बताया कि अपने देश के प्रति अच्छी भावना, प्रेम भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आगे जो टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और उसका प्रभाव क्या रहा। तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला। 1914 से लेकर 1918 तक में चला और भारत में कई नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां पैदा कर दी। और वो स्थितियां क्या थी, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से लेकर 1918 ने भारत में एक नई आर्थिक नीति और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, जिसमें रक्षा व्यय में वृद्धि। रक्षा व्यय में वृद्धि क्या था कि इसमें सबसे मेन की वृद्धि का कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, सरकार के खर्चे जो बढ़ गए थे और जिसे पूरा करने के लिए करों में वृद्धि की गई, मतलब टैक्स बढ़ा दिए गए और आयकर जो था वो शुरू किया गया। नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो है कीमतों में वृद्धि। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई। अब क्या हुआ, जो कीमतें हुई थी वो बढ़ने लगी और उसके बाद क्या हुआ, आम जनता की परेशानियां बढ़ गई। तो आम जनता की हुई परेशानियां बढ़ने लगी। नेक्स्ट है थर्ड, जबरन भर्ती। गांव से सिपाहियों को जबरन भर्ती की गई। ये एक तरीके से जबरदस्ती उनके साथ की जा रही थी और फौज में एक तरीके उनको शामिल किया जाता है। सिपाहियों को जबरन सेना में भर्ती किया गया। नेक्स्ट है फोर्थ, चौथा जो है अकाल और महामारी। इसी समय फसलें जो है खराब हो गई और इन्फ्लुएंजा जो थी बीमारी वो फैलने लगी। इन्फ्लुएंजा बीमारी होती क्या है, जो सांस के थ्रू छींकने से, खांसने से फैलती है और इसका प्रभाव जो है वो एक तरीके से नाक और गले और फेफड़ों में इसका प्रभाव पड़ता है। महामारी फैल गई और जिसे लाखों लोग मारे गए। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, यदि टिप्पणी आती है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, उसके बारे में लिखिए, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको एक तरीके से शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया। सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जब जनवरी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने सत्याग्रह का विचार जो पेश किया। अब सत्याग्रह होता क्या, सत्य की राह पे चलना। हमेशा गांधी जी ने कहा है कि हमेशा सत्य की राह पे चलना बहुत जरूरी है और गांधी जी हमेशा सत्य की राह पे चलते भी थे। तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने इसका अर्थ भी बताया है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न को कहने का मतलब है कि शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, बल्कि बातों से और विचारों से एक तरीके से हल किया जा सकता है। तो ये अर्थ जो है मैंने यहाँ पर लिखा भी है आपको याद रखने के लिए। यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क जो है, जिसका उत्पीड़न हो रही है, से लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, मतलब शारीरिक बल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब शुरुआत जो होती है वो होती है चंपारण से। चंपारण क्या था, 1917 में चंपारण जो आंदोलन स्टार्ट हुआ उसमें एक तरह जो शुक्ला जी थे उन्होंने गांधी जी को एक संदेश भेजा था कि यहाँ पर जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसके खिलाफ एक तरीके से कुछ आंदोलन चलाया जाए ताकि इनके जो स्थिति है वो सुधार हो सके। नेक्स्ट इसमें जो है 1917 बिहार में दमनकारी जो है नील की खेती की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई गई। अब नील की खेती होती क्या थी, नील की खेती बहुत ही नाजुक होती थी, उसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल होता था और 24 घंटे जो किसान इसकी देखरेख करते थे। यदि देखरेख में चूक हो जाती थी तो फसल खराब हो जाती थी। तो ये सबसे मेन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है खेड़ा। 1917 गुजरात के किसानों की मदद के लिए लगान, मतलब कि जो भी मदद के लिए लगान की शुरुआत की गई उसके खिलाफ एक तरीके से आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है अहमदाबाद 1918 सूती मिल मजदूरों के समर्थन में ये चलाया गया। सूती मिल मजदूर मतलब उनके साथ जो भी चीज हो रही थी उनके खिलाफ जो है आंदोलन में समर्थन दिया गया और ये एक तरीके से चलाया गया। तो ये यहाँ पर मैं 3 शुरुआती बताई, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। यदि क्वेश्चन आता है सत्याग्रह के विचारों का वर्णन करें, ये सत्याग्रह किसे कहते हैं, तो ये सारे पॉइंट आप एक तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। दोनों घटनाएं 1919 में घटी और दोनों घटनाएं क्या थी। तो पहले बात करते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे चलाए 2 साल के अंदर जेल में डालने का अधिकार मिल गया और गांधी जी ने इसके खिलाफ क्या हुआ, आवाज उठाई और एक तरीके रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। तो मैं दोबारा बताता हूँ इस पॉइंट को कि रॉलेट क्या था। ये 1919 में एक तरीके की घटना घटी। इसमें कानून के जरिए सरकार को क्या मिला, राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार मिल गया और गांधी जी ने इसके खिलाफ जो था रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। कि गांधी जी का ये कहना था कि जो ये बिना शक के आधार पर जो लोगों को जेल में डाला जा रहा है वो गलत है। इसके खिलाफ गांधी जी ने एक तरीके से आंदोलन चलाया। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग की घटना। 13 अप्रैल 1919 को
13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, अमृतसर में जलियांवाला बाग में घटना घटी। और इस घटना जो घटी वो क्या थी, जलियांवाला बाग में एक जनरल डायर ने, वहां का जो एक लीडर था जनरल डायर, उसने क्या करा कि शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा दी। और चलवाने का रीजन क्या था कि उनका कहना यह था कि वहां की जो जनता थी वो जनरल डायर के खिलाफ आवाज उठा रही थी, उनको पसंद नहीं थी, जो उसकी नीतियां थी, वो पॉलिसी थी, वो अलग चल रही थी और जनता इससे नाखुश थी, मतलब खुश नहीं थी। तो उन्होंने एक तरीके से जनरल डायर ने एक तरीके से एडवाइस भी जारी करी कि यहाँ पर कोई भी लोग इकट्ठा नहीं होंगे, मगर लोगों तक वो सूचना नहीं पहुंची और लोग वहां जाके इकट्ठा हो चुके थे। मगर जनरल डायर को जब गुस्सा आया तो उन्होंने चारों तरफ से गेट बंद करके वहां पर अंधाधुंध जो है गोलियां चलवा दी। अंधाधुंध जो गोलियां चलवाई और उसमें क्या हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। तो ये था जनरल डायर की जो घटना, मतलब कि जनरल डायर ने जो एक्शन लिया वो ये था। और जो जनरल डायर की जो सेना थी उसमें बहुत ही मजबूत सेना थी और जिन्होंने गोली चलाई। तो ये था जलियांवाला कांड की घटना। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो था उसको असहयोग आंदोलन में बदलने की मांग की गई। खिलाफत आंदोलन दो भाइयों द्वारा चलाया गया, मोहम्मद अली और शौकत अली। जब गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, गांधी जी चाहते थे वो हिंदू और मुस्लिम एकता चाहते थे, और उन्होंने तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि इसमें क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन जो था उसमें मोहम्मद अली और शौकत अली की जो तुर्की से हार हो गई थी, जिसके बाद आंदोलन चलाएगा। और आंदोलन चलाने के बाद गांधी जी ने निर्णय लिया कि ये जो आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन में तब्दील कर दिया जाएगा। अब असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? गांधी जी का मानना यह था कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है, और यदि हम सहयोग देना बंद कर दे तो ब्रिटिश शासन क्या कर पाएगा, क्या मतलब उनका ये था। तो इसमें पहले गांधी जी जो है हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, गांधी जो थे वो हिंदू और मुस्लिम एकता चाहते थे, और उन्होंने तुर्की के खिलाफ खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में एक तरीके के साथ जोड़ने का निर्णय लिया। और असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? गांधी जी का मानना यह था कि भारत ब्रिटिश शासन के क्या है, भारतीय सहयोग से ही चल रहा है, और यदि हम सहयोग करना बंद कर दे तो ब्रिटिश शासन गिर जाएगा और वो एक तरीके से हिल जाएगा। अब असहयोग आंदोलन जो था वो चलाया क्यों गया? एक तो जलियांवाला जो कांड हुआ उसके खिलाफ चलाया गया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाया गया, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया इसके अंतर्गत, और एक तरीके से ब्रिटिश शासन का विरोध भी किया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया चरण जो थे सरकारी पदवियों को त्यागना। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो पदवियां दी गई थी, सरकारी जॉब दी गई, उन्होंने त्याग दी, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूलों और अदालतों का त्याग कर दिया गया। तो ये कारण थे कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन को चलाया गया। तो मैंने आपको जो पॉइंट बताया वो पॉइंट आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन चलाने का मुख्य कारण ये था कि सहयोग ना करना, किसका? ब्रिटिश सरकार का, जिसमें रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाया गया, ये जलियांवाला कांड के विरुद्ध चलाया गया, विदेशी वस्तुओं के खिलाफ चलाया गया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया। और उन्होंने इसका परिणाम क्या निकला? जो परिणाम यहाँ पर है वो है कि सरकारी पदवियों को त्याग दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और सरकारी स्कूलों अदालतों का त्याग कर दिया गया। और जो छात्र थे विद्यालयों कॉलेज के वो क्या वो हड़तालों पर आ गए और कर्मचारी एक तरीके से रेल हड़ताल पर बैठ गए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आंदोलन की समाप्ति क्या हुई? 5 फरवरी 1922, याद रखना है 5 फरवरी चोरा चोरी की जो घटना घटी उसके माध्यम से असहयोग आंदोलन जो वो समाप्त कर दिया गया या वापस ले लिया गया। अब चोरा चोरी की घटना क्या थी? चोरी चोरी की घटना एक मतलब दुर्ग घटना थी। और इसमें क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो था, इसमें पुलिस स्टेशन में जो है जो प्रदर्शनकारी जो थे उन्होंने क्या करा, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और जिसमें 22 जो पुलिसकर्मी थे वो जलकर मर गए। तो ये थी चोरा चोरी की घटना। तो चोरा चोरी की घटना मैंने आपको बताई, ये भी आपको याद रखनी है। और ऊपर से आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई वो भी मैंने आपको बताया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर 1930 की 1930 तक क्या क्या घटनाएं घटी वो मैं आपको इतने सीरियल वाइज बताऊंगा। और ये आपके बुक में चैप्टर में एक तरीके से बहुत लेंथी दे रखा है जो काफी डिफिकल्ट है। मैं आपको शॉर्ट तरीके पॉइंट क्लियर करूं ताकि आपको समझ में आए। तो पहला जो इसमें है वो है साइमन कमीशन। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया? कारण ये था कि जो कमीशन जो बनाया गया वो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो साइमन जो कमीशन बनाया गया उसका रीजन ये था कि 10 वर्षों के अंदर जो है वो रिपोर्ट पेश करेगा कि 10 वर्षों के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे खर्च हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये सारी रिपोर्ट एक तरीके पेश करना था उसके अंदर। तो ये 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसमें भी एक भी सदस्य नहीं था और एक सर जॉन साइमन थे इसके जो लीडर थे। और जब वो भारत आए तो उसका वापस जाने का एक तरीके नारा लगाया, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि साइमन कमीशन जो था 1928 इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था।
और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और इसका जो मेन मुख्य जो लीडर था कहें वो था सर जॉन साइमन। ये पेपर में आ सकता है पूछने के लिए कि इसके लीडर कौन थे, सर जॉन साइमन थे, अध्यक्ष कौन थे, वो एक तरीके पूछने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग 1929। अब इसमें क्या था कि लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। मतलब पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 में की गई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नमक कानून। जो कानून था, नमक यात्रा बोल सकते हैं इसको, दांडी मार्च भी बोल सकते हैं। ये जो दांडी मार्च था 31 जनवरी 1930 को शुरू किया गया। 31 जनवरी 1930 को शुरू किया गया। इसमें रीजन ये था कि गांधी जी का मानना था कि हम भारतीय नमक पर टैक्स नहीं देंगे। उनका मानना था कि जो भारत का जो नमक है भारत में बन रहा है तो उसमें हम टैक्स क्यों दें। तो इसलिए गांधी जी ने एक तरीके का नमक कानून तोड़ा और इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो यहाँ पर सबसे मेन है कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 मांगे भेजी थी। 11 मांगे भेजी थी कि वो हमारी बात माने, मगर उसमें उन्होंने मांगे जो न माने जाने के मतलब जो मांग जो थी उन्होंने नहीं मानी। और 12 मार्च को साबरमती से दांडी तक उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। मगर प्रदर्शनकारी जो साथ में थे उनके प्रदर्शन जो उन्होंने किया उसके अगेंस्ट में क्या करा उन्होंने, पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया। तो ये था नमक कानून, नमक यात्रा या दांडी मार्च। ये पेपर में आता है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। पूर्ण स्वराज का 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, साइमन कमीशन का 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक है सामूहिक अपनेपन का भाव। और सामूहिक अपनेपन का भाव क्या था? राष्ट्रवाद की भावना जो है केवल संघर्षों से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से भी पनपी। और पनपी कैसे? भारत माता की छवि के लिए बंकिम चंद्र जो थे उन्होंने वंदे मातरम लिखा और भारत माता की तस्वीर जो है बनाई। तो यहाँ पर लिखना है कि पहला ही आपको याद रखना है कि भारत माता की जो छवि है वो बंकिम चंद्र जो उपाध्याय थे उन्होंने वंदे मातरम लिखा और भारत माता की जो तस्वीर बनाई। फिर दूसरा था लोक कथाएं क्या थी? राष्ट्रवादियों ने भाटों और चरणों द्वारा, मतलब कि भागों द्वारा या चरणों द्वारा गाई जाने वाली कहानियों को इकट्ठा किया। अब इसके बाद झंडा जो है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा जो झंडा था उसको हरा पीला लाल तैयार किया गया और गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज तैयार किया। क्या स्वराज ध्वज तैयार किया। तो ये था कक्षा 10वीं का चैप्टर जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय भारत में राष्ट्रवाद। और हमने देखा कि कैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन ने पूरे देशों में एकजुट कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस अध्याय में मुख्य घटनाएं जैसे जलियांवाला कांड, रॉलेट एक्ट और लेकर दांडी यात्रा तक सब कुछ आसानी से समझ में आया होगा। तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये सभी बिंदु जो है, सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।